नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टू स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर के सीक्वेंस कंट्रोल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था, जहां से हमने दो बेसिक टाइप डेवलप करे थे। पहला टू स्टेज और दूसरा मोर देन टू, जिसको हम मल्टी स्टेज बोलते हैं। तो आइए हम टू स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ लेते हैं। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्किट डायग्राम यहाँ फिगर ए में आपको दिख रहा होगा। फिगर ए के सर्किट डायग्राम में आपको दो सेक्शंस दिख रहे होंगे। प्राइमरी सेक्शंस में आपको एक ट्रांसफार्मर का सेक्शन दिख रहा होगा कि जहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज वी सप्लाई किया प्राइमरी को, और प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वहां पे हमने सेंटर टैप मींस दोनों के जो टर्न्स के नंबर ऑफ टर्न से बराबर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हमने लिया। और उसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में हमने नंबर ऑफ यानी दो पेयर ऑफ सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का पैरेलल कनेक्शन किया। जो सबसे ऊपर टॉप वाला सेक्शन है वहां पे दो थारिस्टर का पेयर कौन सा है बच्चों? T1 T2, और इसके मिड पॉइंट पे T3 एंड T4। बाकी हम उससे लोड कनेक्ट कर लेंगे। लोड का फिजिबिलिटी हमारे पास है। मैं चाहूँ तो रेसिस्टिव लोड ले सकता हूँ और चाहूँ तो मैं RL लोड ले सकता हूँ। तो आइए इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा मैथमेटिकल एनालाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे Vs जो सप्लाई वोल्टेज दिया हमने, इस Vs से आउटपुट जो मिल रहा है सेंटर टैप में, मैं मान के चल रहा हूँ V1 और V2 दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि V1 में Vm sin ओमेगा t मिल रहा है, तो सिमिलरली V2 में भी आउटपुट मुझे मिल रहा है Vm sin ओमेगा t। और उस तरीके से मैं सेकेंडरी के टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटपुट की बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी Vm sin ओमेगा t प्लस Vm sin ओमेगा t मीन्स 2Vm sin ओमेगा t। चार थारिस्टर मीन्स दो पेयर ऑफ थारिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो एक बार में जो इनका कॉम्बिनेशन होगा वो T1 T2 का एक साथ होगा और सिमिलरली T3 T4 का एक साथ होगा। तो आइए इसी डायग्राम को हम यूज करके सबसे पहले रेसिस्टिव लोड का वेवफॉर्म डेवलप करते हैं। तो रेसिस्टिव लोड का वेवफॉर्म बच्चों आप इस फिगर बी में देख सकते हैं। फिगर बी में आप एज्यूम कीजिए कि मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया Vs, जिस Vs की वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। उस Vm sin ओमेगा t को जब मैं प्लॉट करूंगा और उसी से मैं गेट फायरिंग करूंगा T1 T2 को, T3 T4 को, तो मुझे आउटपुट मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव साइकिल का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। पॉजिटिव साइकिल में T1 और T2 एक साथ, अगर अब T1 और T4 एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे T1 और T2 यानी T1 पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, T2 नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली T3 T4 तब कंडक्ट कर रहे हैं जब वो ऑफ है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे T1 T2 ऑपरेट हो रहे हैं और T3 T4 ऑफ है। अब यहाँ आप आउटपुट में देखिए बच्चों कि जैसे ही हमने अल्फा पे फायरिंग किया, अल्फा पे फायरिंग करते ही मेरा T1 फॉरवर्ड बायस हुआ और कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके कंडक्ट होते ही मुझे वोल्टेज मिल गया। अब इस वोल्टेज को कहाँ तक मुझे मिलेगा बच्चों? अगर ये आर लोड है तो मुझे पाई तक मिलेगा, फिर पाई से पाई प्लस अल्फा तक मेरा ऑफ रहेगा। यानी उस कंडीशन में मैं T4 को मान के चल रहा हूँ कि मेरा कंडक्ट कर रहा है। फिर से जब मेरा पाई प्लस अल्फा पे कंडक्शन स्टार्ट होगा नेगेटिव साइकिल के लिए, तो आप देखिए नेगेटिव साइकिल में मेरा T2 कंडक्ट कर रहा है और वापस पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक वो कंडक्ट करेगा, और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक फिर से मेरा T3 का रीजन रहेगा, क्योंकि उस समय मेरा मेन थारिस्टर ऑफ है और उस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है। अगर बच्चों हम इसी आउटपुट को करंट वोल्टेज के साथ करंट भी एनालाइज करें तो करंट के लिए भी सेम फेज बनेगा, बस उसकी वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टिव लोड में फेज सेम होता है आर और वी और आई का। बच्चों यहाँ बस आप याद रखिएगा कि आर लोड का एनालिसिस हमने किया, जिस आर लोड में जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो फेज कंट्रोल्ड यानी सिंगल फेज हाफ वेव या फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। जैसे यहाँ वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? Vm sin ओमेगा t। सिमिलरली जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो भी इंक्रीज होकर मिल रहा है। अब आइए अब हम RL लोड का वेवफॉर्म देखते हैं। तो RL लोड का वेवफॉर्म बच्चों आपको फिगर सी में दिख रहा होगा। अब यहाँ जो नया फिगर सी है, RL लोड आते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर जो कंडक्शन होगा वो अल्फा से होगा, लेकिन कंडक्शन अब पाई पे आके खत्म नहीं होगा पॉजिटिव साइकिल का, बल्कि बीटा पे आके खत्म होगा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो कि पहले भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव साइकिल के लिए अगर मैं मान के चल रहा हूँ मेरा T1 कंडक्ट कर रहा है, तो आप देखिए T1 पाई तक नहीं बल्कि पाई से बीटा तक कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस बीटा तक। वापस बीटा से लेके अगला पाई प्लस अल्फा तक का रीजन ऑफ है, उसमें T4 का मैं रीजन मान के चल रहा हूँ। और फिर से पाई प्लस अल्फा से कंडक्शन नेगेटिव साइकिल का हो रहा है, उसमें मैं T2 मान के चल रहा हूँ। और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस बीटा तक मेरा T2 कंडक्ट करेगा। तो आप यहाँ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म देख सकते हैं बच्चों के कैसे RL लोड होने की वजह से इंडक्टर फोर्सफुली अल्फा से पाई तक नहीं बल्कि बीटा तक कंडक्शन करा रहा है। और यही रीजन है बच्चों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हम RL लोड को प्रीफर वहां करते हैं जहां कंटिन्यूअस कंडक्शन की जो नॉर्मली जरूरत होती है। अब RL लोड तो हम यूज कर ही रहे हैं, चाहे हम मशीन के लिए यूज करें या फिर अदर हम सर्किट्स के लिए यूज करें। अब यहाँ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हमारे हाथ में है, इंडक्टर की वैल्यू में बढ़ा के कंटिन्यूअस कंडक्शन कर सकता हूँ, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन रहेगा। एक दो चीजें यहाँ समझनी जरूरी है बच्चों, वो भी आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने दो पेयर ऑफ फेज कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर पैरेलली कनेक्ट किया, T1 T2 T3 T4। तो T1 T2 का जो कंडक्शन जो रेंज है बच्चों, वो मैं मान के चल रहा हूँ 0 से 180 डिग्री तक है। सिमिलरली T3 T4 का भी जो कंडक्शन रेंज है वो भी वो अल्फा से लेके 180 डिग्री तक है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों टू स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोलर के क्या कुछ एडवांटेजेस है सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर पे। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे कि एडवांटेजेस अगर नहीं होते तो हम ये पढ़ते क्यों। सबसे पहला एडवांटेज आपको ये मिल रहा होगा कि सिंगल फेज जो फुल वेव कंट्रोलर था उसमें T1 और T2 के बीच में जो ऑफ पीरियड था उस पीरियड में कोई भी कंडक्शन नहीं होता था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। लेकिन यहाँ T3 T4 होने की वजह से बच्चों डिसकंटिन्यूअस की जगह पे कंटिन्यूअस कंडक्शन मिल रहा है। मीन जीरो से लेके 180 डिग्री तक T1 T2 काम कर रहा है, और अल्फा से लेके 180 डिग्री तक मैं मान के चल रहा हूँ T3 T4 के उसी बीच में रेंज में कंडक्शन हो रहा है। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसका जो वोल्टेज कंट्रोल है वो वाइडर रेंज का है, जबकि सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में लिमिटेड रेंज तक हम वोल्टेज कंट्रोल करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था हार्मोनिक का, तो हार्मोनिक का रिडक्शन हमने यहाँ पे कर लिया, जो कि वहाँ मेजर प्रॉब्लम था। और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने यहाँ सीक्वेंस कंट्रोल यूज किया था। तो टू स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल इफेक्टिवली अपना ऑपरेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स पहले पर जिसको हम डिसएडवांटेज में समझेंगे। पहला प्रॉब्लम यह है कि सर्किट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ 4 थारिस्टर के लिए मल्टीपल फायरिंग सर्किट की जरूरत होगी। और जब कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो एक्सपेंसिव कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस भी हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस थारिस्टर को, इस कॉम्बिनेशन को हम वही यूज करेंगे जहां हमें प्रोडक्टिव आउटपुट लेना हो। बच्चों आगे आने वाले वीडियोस में हम मल्टी स्टेज के बारे में भी समझेंगे कि दो पेयर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या हम और ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं, और उसके बढ़ाने से आउटपुट में क्या चेंज होगा वो भी हम यहाँ समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।